आप लोगों ने पिछली दो अलग अलग कहानियों में देखा कि किस तरह से श्रृंगार और दुर्वा के पतियों ने नाजायज संबंध बनाकर उन दोनों को धोखा दिया और उनकी जिंदगी खराब कर दी। आइए अब देखते हैं श्रृंगार और दुर्वा के साथ आगे क्या हुआ और यह दोनों कैसे मिली। श्रृंगार की कहानी का टाइटल है जब एक औरत ने अपने अय्याश पति और उसकी रखैल को सिखाया सबक, और दुर्वा की कहानी का टाइटल है जब एक देवरानी ने आपस में नाजायज संबंध रखने वाले अपने पति और जेठानी की निकाली सारी हेकड़ी। अगर आप लोगों ने यह कहानी नहीं देखी तो इन कहानियों को देख लीजिए ताकि आप लोगों को श्रृंगार और दुर्वा की जिंदगी में इनके साथ क्या हुआ था इन कहानियों के जरिए पता चल जाए। तो आइए देखते हैं श्रृंगार और दुर्वा की जिंदगी में आगे क्या हुआ। श्रृंगार आरंभ का घर छोड़कर सीधा पुलिस थाने पहुंची और उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि उन लोगों ने मिलकर उसे मानसिक यंत्रणा दी है जिसकी वजह से वह काफ़ी दिनों से बहुत परेशान है। पहली पत्नी के होते हुए भी उसे बिना तलाक दिए आरंभ ने गोमती से दूसरी शादी कर रखी है और अब गोमती उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जबकि आरंभ ने अभी तक श्रृंगार से तलाक नहीं लिया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरंभ और गोमती को पकड़कर थाने में लेकर आए और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। श्रृंगार वहीं पर बैठी हुई थी। आरंभ और गोमती चिल्ला रहे थे, हमने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है कि हमें जेल के अंदर डाल दिया गया है। ऊपर से गोमती प्रेग्नेंट थी। आरंभ के मम्मी पापा को भी अब तक पता चल चुका था कि श्रृंगार पुलिस थाने पहुंच चुकी है और अपनी कंप्लेंट लिखवा दी है। वह दोनों भी पुलिस थाने आ गए थे और श्रृंगार से बोल रहे थे, यह तू क्या कर रही है, अपने ही पति को जेल के अंदर डलवा रखा है, शर्म नहीं आती तुझे। श्रृंगार ने बोला, शर्म मुझे आनी चाहिए या आप लोगों को। मुझे इतने सालों से उल्लू बनाकर अपने घर में रखा हुआ है कि आपका बेटा आज नहीं तो कल लौटकर मेरे पास आ जाएगा और वह अपनी नई पत्नी के साथ मज़े से अपनी नई जिंदगी गुजार रहा है और मैं उसके माँ बाप की सेवा कर रही हूँ, उसके इंतज़ार में। पागल समझकर रखा है क्या मुझे? अब तो मुझे हर हाल में मेरा हक और बदला दोनों चाहिए और अब मैं आप दोनों के किसी झांसे में नहीं आने वाली। आरंभ और उसके माँ बाप को समझ में आ चुका था कि श्रृंगार अब भोली भाली श्रृंगार नहीं रह गई है और वह अपना हक और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब आरंभ के मम्मी पापा ने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि आखिर कुछ भी हो उनके इकलौते बेटे की औलाद गोमती के पेट में थी और उनका बेटा गोमती के साथ ही जीवन गुजारना चाहता था। तो अब वह दोनों भी उसे स्वीकारना चाहते थे और कभी नहीं चाहते थे कि यह सारी बातें समाज में फैलें और कोई जाने कि आरंभ और गोमती जेल में थे। ऊपर से गोमती के स्वास्थ्य का भी उन्हें ख्याल था, आखिर उनकी अगली पीढ़ी जो आने वाली थी, इसलिए वह जल्दी से जल्दी यह सारा मामला खत्म करना चाहते थे। उन्होंने साफ साफ श्रृंगार से बोला, बोल तुझे क्या चाहिए, तू अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और हमसे समझौता कर ले। हम कोई केस मुकदमा नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे समाज में बहुत बदनामी होगी। श्रृंगार ने बोला, अगर केस मुकदमा नहीं चाहते तो मेरी सारी बातें मान लो, वरना केस मुकदमा तो मैं करूँगी। मैंने एक हॉस्टल में अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया है और कुछ दिनों में कोई ना कोई नौकरी भी ढूंढ ही लूँगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगवाऊंगी कि आप लोग तो चैन से नहीं बैठ पाओगे। वैसे भी श्रृंगार अपनी शादी के सारे जेवर अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि उसे पता था कि आगे उसे जो काम करना है उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी और उसके पास बैंक अकाउंट में कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने सारे जेवर बेचकर उन पैसों से केस लड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन आरंभ के माँ बाप समझौता करने के लिए ही तैयार हो चुके थे। पुलिस वालों ने बोला, अगर आप लोग खुद आपस में समझौता कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है, आप लोगों का ही फायदा होगा। केस मुकदमे से दोनों का बस नुकसान ही नुकसान है। श्रृंगार को पता था कि आरंभ और उसके माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं। उसने साफ साफ कहा, मुझे आप लोगों से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपका जो एक घर बगल के शहर में है वह मेरे नाम पर कर दीजिए। यह सब सुनकर आरंभ और उसके माँ बाप हैरान हो गए
और बोले, पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ हम तुम्हें दे दें, फिर मेरे बेटे के लिए क्या ही बचेगा? श्रृंगार ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता। अगर आप लोग यह मामला ऐसे ही निपटाना चाहते हैं तो मेरी मांगें मान लीजिए, नहीं तो आगे केस मुकदमे के लिए तैयार रहिए। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी खराब हो चुकी है, लेकिन आपके बेटे और उसकी रखैल को भी चैन की ज़िंदगी जीने नहीं दूंगी। कहकर श्रृंगार ने खा जाने वाली नज़रों से गोमती की तरफ देखा। गोमती और आरंभ अभी भी सलाखों के पीछे ही थे और श्रृंगार के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उधर आरंभ के माँ बाप को लग रहा था कि कहीं गोमती के स्वास्थ्य पर इन सब का कुछ उल्टा असर न पड़े, पर श्रृंगार ने इतनी बड़ी रकम और एक घर मांग लिया था जिसे वह इतनी आसानी से श्रृंगार को नहीं देना चाहते थे। वह थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे तो श्रृंगार उठकर वहां से जाने लगी। आरंभ के माँ बाप समझ गए श्रृंगार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और उन्हें अपनी इज्जत, अपना बेटा और अपनी आने वाली पीढ़ी सब बहुत प्यारी थी। इसलिए उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और श्रृंगार से बोला, ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे, पर तुम आरंभ और गोमती को जेल से बाहर निकालो, अपनी कंप्लेंट वापस लो। श्रृंगार ने बोला, ऐसे नहीं, अब मैं आप लोगों की किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। सब कुछ लीगली होगा, सारी बातें कागज़ों पर होंगी। उसके बाद आरंभ और श्रृंगार के आपसी समझौते से उन दोनों का तलाक हो गया और आरंभ के माँ बाप ने श्रृंगार को 1 करोड़ रुपए और बगल के शहर का एक घर जो कि उनका था श्रृंगार के नाम कर दिया। साथ ही साथ आरंभ ने 50,000 महीने श्रृंगार को खर्च देने के लिए भी हामी भरी। उसके बाद श्रृंगार ने भी तलाक के कागज़ों पर साइन कर दिया और उन दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया। लेकिन श्रृंगार ने अपना पूरा हक ले लिया था। आरंभ और उसके माँ बाप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रृंगार इतना बड़ा कदम उठा सकती है। अब श्रृंगार को ना पैसों की दिक्कत थी और ना ही रहने की। उसने तय कर लिया था वह बगल के शहर में जाकर उस घर में जो अब उसके नाम हो चुका है आराम से रहेगी और वहीं से कुछ काम करेगी। और श्रृंगार अपने घर में शिफ्ट हो गई। यह वही शहर था जहां दूरवा रहती थी। एक दिन श्रृंगार पार्क में उदास बैठी हुई थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से आरंभ ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भले ही आज उसके पास पैसा है, घर है, फिर भी उसका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि उसने अपने पति पर अंधा विश्वास किया था और उन लोगों ने उसे छला था कि एकाएक उसकी नज़र दूरवा पर गई। वह भी चुपचाप एक किनारे पर बैठे कुछ सोच रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं और मुस्कुराहट के साथ दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की शुरुआत की। जब दूरवा और श्रृंगार को यह पता चला कि दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है और दोनों ही अपने पति से धोखा खाई हुई हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि दोनों के दुख एक समान ही थे। इसलिए दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी थी और दोनों जल्द ही अच्छी दोस्त बन गईं। अब दूरवा श्रृंगार के घर भी आने जाने लगी और घंटों या दोनों अपना समय एक दूसरे के साथ बिताती। दोनों के ही पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना ही घर और प्रॉपर्टी की। दोनों को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कमी बस एक ही थी। एक दिन बातों बातों में श्रृंगार ने दूरवा से बोला, दूरवा, तुमने तो अपने पति की बेवफाई का बदला ले लिया। दूरवा ने बोला, मैंने बदला नहीं लिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं खुद जिंदा नहीं होती। समझ लो मेरी मजबूरी थी। श्रृंगार ने बोला, हाँ मैं समझती हूँ। कम से कम तुम्हें इस बात का सुकून तो है कि तुम्हारा पति अपनी रखैल के साथ तो नहीं रहता, पर मेरे दिल को सब कुछ मिल जाने के बाद भी सुकून नहीं है। मैंने आराम से घर भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में दर्द होता है कि वह गोमती के साथ मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, अपना परिवार आगे बढ़ा रहा है और मैं यहाँ अकेली हूँ। उसकी वजह से मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं जी पाई। माँ बनने का सुख नहीं मिला मुझे। दूरवा ने बोला, हाँ यह तो है, माँ बनने का सुख तो मुझे भी नहीं मिला मेरे पति की वजह से। हम दोनों की ज़िंदगियाँ कितनी मिलती जुलती हैं। श्रृंगार ने बोला, मैं बदला लेना चाहती हूँ। मैं अपने पति को खुश नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि आरंभ भी उसी दर्द को झेले जो दर्द मैं झेल रही हूँ। दूरवा ने बोला, तो तुम क्या करना चाहती हो? श्रृंगार ने बोला, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि गोमती खुद ब खुद
अपने बच्चों को लेकर आरंभ की ज़िंदगी से निकल जाए और आरंभ अपनी ज़िंदगी में अकेला हो जाए। मैं उसके चेहरे पर अकेलेपन का दर्द देखना चाहती हूँ। टूट कर प्यार किया था उसे मैंने और उसने यह सिला दिया था। वह दूसरी पत्नी के होते हुए तीसरी औरत की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। मैं चाहती हूँ आरंभ और गोमती अलग हो जाएं और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। दूर्वा ने बोला, बोलो मुझे क्या करना होगा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगी। श्रृंगार और दूर्वा ने मिलकर एक प्लान बनाया और अगले ही दिन दूर्वा आरंभ के घर के बगल वाले घर में किराएदार बनकर रहने के लिए आ गई, क्योंकि श्रृंगार को पता था कि उस घर के मालिक विदेश में रहते हैं और उस घर को किराए पर ही चलाते हैं। काफ़ी वक्त से घर खाली था और जब दूर्वा ने मुँह मांगा किराया देना मंजूर कर लिया तो उसे तुरंत ही मकान किराए पर मिल गया। दूर्वा उस मकान में रहने के लिए चली गई। दूर्वा भी काफ़ी खूबसूरत थी और उसने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे और पूरे मॉडर्न लुक में थी। आरंभ और दूर्वा का अब अक्सर आमना सामना होने लगा था और दूर्वा अपने लुक्स से आरंभ को आकर्षित करने लगी थी, क्योंकि वह बहुत फिट थी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। वैसे भी दूर्वा का लक्ष्य ही था आरंभ को आकर्षित करने का और जल्द ही वह अपने इस लक्ष्य में सफल भी हो गई, क्योंकि गोमती अब अपने बच्चों में ही लगी रहती तो वह आरंभ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आरंभ और दूर्वा करीब आ चुके थे। आरंभ अब शारीरिक रूप से दूर्वा के करीब जाना चाहता था, लेकिन दूर्वा ने साफ बोल दिया, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे करीब आना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी और उसके लिए पहले तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी शादी हो सकती है। आरंभ पूरी तरह से दूर्वा के प्यार में पागल था और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने घर जाकर सबके सामने सब कुछ सच सच बोल दिया और बता दिया कि अब वह दूर्वा से शादी करना चाहता है। सुनकर आरंभ के माँ बाप और गोमती तीनों हैरान हो गए। कुछ वर्ष पहले जहाँ श्रृंगार खड़ी थी, आज वहाँ गोमती खड़ी थी। आरंभ के माँ बाप भी हैरान थे कि आरंभ कैसा लड़का है। एक पत्नी से इसका मन ही नहीं भरता, पहले श्रृंगार, फिर गोमती और अब दूर्वा। लेकिन फिर भी वह तो अपने बेटे के प्यार में पागल थे और वैसे भी आरंभ कौन सा उनकी सुनने वाला था। शुरू से ही जिद्दी किस्म का इंसान था, यह बात तो सब भली भांति जानते थे। लेकिन गोमती श्रृंगार नहीं थी कि यह सब कुछ सुनकर और देखकर चुपचाप उसके घर में रहकर सास ससुर की सेवा करती और पति के लौट आने का इंतज़ार करती। गोमती ने उसी वक्त निर्णय ले लिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई। बोली, मैं अच्छा कमाती खाती हूँ और अपने बच्चों को अपने साथ रख सकती हूँ, इतनी कैपेबल तो मैं हूँ और बच्चों के हक की प्रॉपर्टी तो मैं ले ही लूँगी। तुम्हें जो करना है अपनी ज़िंदगी में करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अपने बच्चों की हक की प्रॉपर्टी उनके नाम पर करो, जो कि उन्हें 18 साल का होने के बाद मिल जाए, और तलाक के कागज़ों पर साइन करवाओ और फिर जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है गुजारते रहो। आरंभ के माँ बाप ने साफ मना कर दिया कि अब उनके पास सिर्फ यही एक घर बचा है जिसे वह किसी भी कीमत पर अपने जीते जी किसी के भी नाम नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि सारी समस्याएं तुम खुद खड़ी करते हो और हमने तुम्हारी अय्याशियों का ठेका नहीं ले रखा। आरंभ के माँ बाप ने खुद को इस बार उसके हर गलत फैसले से पूरी तरह से किनारे कर लिया था। आरंभ ने इतने दिनों में जो कुछ भी सेविंग की थी उसका काफ़ी बड़ा भाग श्रृंगार को दे दिया था और हर महीने उसे 50,000 रुपये खर्च के लिए भी देता था। उसके बाद उसके पास जो कुछ भी बचा था उसने अपने दोनों बच्चों और गोमती के नाम कर दिया, क्योंकि भले ही गोमती आत्मनिर्भर थी पर फिर भी दोनों बच्चों का हक और उसका खुद का कंपनसेशन उसे अपने पति से चाहिए ही था। आरंभ पूरी तरह से खाली हो चुका था। संपत्ति के नाम पर उसके पास हर महीने आने वाली उसकी सैलरी थी और कुछ भी नहीं, जिसमें से 50,000 तो वह श्रृंगार को ही देता था। गोमती ने भी तलाक के कागज़ों पर साइन कर दिया और अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया और अपने बच्चों को लेकर चली गई। आरंभ दूर्वा के प्यार में इतना पागल था कि उसे अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं था। यह सब कुछ हो जाने के बाद आरंभ दूर्वा के पास तलाक के कागज़ लेकर गया और बोला, देखो मैंने गोमती से कानूनन तलाक ले लिया है, अब तो वह इस शहर से भी दूर जा चुकी है, अब तो हमारी शादी हो सकती है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो। दूर्वा ने बोला, हाँ
वह तो है, पर मैं एक बात सोच रही हूँ, तुम्हारे पास अब प्रॉपर्टी के नाम पर बचा ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सैलरी। और तुम मेरे ठाट बाट तो देख ही रहे हो, मैं कितनी रईसी की ज़िंदगी जीती हूँ। क्या तुम मेरे शौक़ को मैनेज कर पाओगे? सिर्फ अपनी सैलरी से, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी पहली पत्नी को जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूँगा और जल्दी से जल्दी सब कुछ पहले जैसा कर दूँगा और तुम्हारे किसी भी शौक़ में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ सालों में मैं फिर अच्छी खासी प्रॉपर्टी जमा कर लूँगा। दूरवा ने आगे बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बस मेरी एक बहुत पक्की सहेली है, मेरी उसमें जान बसती है। अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया तो मैं तुरंत आज ही तुमसे शादी कर लूँगी। आरंभ ने बोला, अरे तो जल्दी बुलाओ ना अपनी उस पक्की सहेली को। मुझ में क्या कमी है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी? मुझ पर तो लड़कियां जान छिड़कती हैं। जल्दी से बुलाओ उसे ताकि हम शादी कर सकें। दूरवा ने बोला, मैंने उसे पहले ही बुला लिया है, वह घर में ही है। कहकर उसने माय बेस्ट फ्रेंड जरा बाहर तो आना चिल्लाया और आरंभ की नज़र दूरवा के घर के अंदर की ओर गई, जहाँ से दूरवा की दोस्त बाहर आने वाली थी। लेकिन जब वह बाहर आई, आरंभ उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसके सामने उसकी पहली पत्नी श्रृंगार खड़ी थी। श्रृंगार ने आरंभ से बोला, क्यों हैरान हो गए मुझे यहाँ देखकर? मैं ही हूँ दूरवा की पक्की सहेली, और मेरे ही हाँ या ना बोलने से तुम्हारी और दूरवा की शादी का निर्णय होगा। और मैं दूरवा से बोलती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इस अय्याश आदमी से शादी करने की। इस आदमी की पहली पत्नी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन फिर भी इसका दिल अपने ऑफिस में काम करने वाली दूसरी औरत पर आ गया। खैर, उसने भी इसका घर संभाल रखा था और इसके बच्चों की माँ भी थी, लेकिन फिर भी इसका दिल तुम पर आ गया। जब तुम भी इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी, उसके बाद इसका दिल किसी चौथी पर ही आ जाएगा, क्योंकि यह एक अय्याश मर्द है और कुछ नहीं, जिसे औरतें बदलने की आदत है। इसलिए मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। दूरवा ने बोला, देखो आरंभ, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही मना कर दिया तो हमारी शादी तो अब नहीं हो सकती, तो चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ। आरंभ ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो दूरवा? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है। क्या तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछकर मुझसे प्यार किया था, जो अब उससे पूछकर मुझसे शादी के लिए इनकार कर रही हो? तुमसे शादी करने के लिए मैंने गोमती को तलाक तक दे दिया है। वह मेरे बच्चों को लेकर कहीं दूर चली गई है। मैं फाइनेंशियली भी पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और अब तुम शादी करने के लिए मना कर रही हो। दूरवा ने बोला, सही बोला तुमने, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछकर ही तुमसे प्यार किया था, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रृंगार तुमसे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर यह ड्रामा किया था। बहुत अच्छे से पता था हमें कि तुम एक अय्याश हो और बहुत आसानी से मेरे झांसे में फंस जाओगे। आगे श्रृंगार ने बोला, तुम्हारी वजह से मैं आज तक ज़िंदगी में अकेली हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। मैं चाहती थी यही दुख तुम भी भोगो। अब तुम भी ज़िंदगी में अकेले हो और तुम्हारे पास भी तुम्हारी औलाद नहीं है। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही अकेले रहो और तड़पते रहो। भगवान से दुआ करूँगी कि अब कोई भी चौथी औरत तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए और तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरह से अकेलेपन में गुजरे। यह सब सुनकर आरंभ को यकीन नहीं हुआ कि श्रृंगार उसके साथ इतना बड़ा गेम खेल सकती है, और उसने गुस्से में श्रृंगार के बालों को पकड़कर खींचा और बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू समझती क्या है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मज़े लेगी? लेकिन तब तक दूरवा आरंभ को पीछे धक्का देते हुए बोली, मेरे हाथ में यह हथौड़ा देख रहे हो? आरंभ की नज़र दूरवा के हाथों पर गई और उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। दूरवा ने बोला, इस हथौड़े की बहुत लंबी कहानी है जो कि तुम्हें जाननी जरूरी नहीं। बस इतना जान लो कि जो कुछ तुमने श्रृंगार के साथ किया है, मेरे पति ने भी मेरे साथ वही किया था। लेकिन तुम जिंदा हो और मेरा पति मर गया, और जिस दिन वह मरा था ना, उस दिन भी यह हथौड़ा मेरे हाथों में था। आगे तुम खुद समझदार हो। और हाँ, मैं श्रृंगार नहीं, दूरवा हूँ, जिसका बदला लेने का तरीका अलग था। यह सब कुछ सुनकर आरंभ को बहुत घबराहट हुई और उसे दूरवा कुछ साइको टाइप की लगी। वह चुपचाप थोड़ा पीछे हो लिया। चलो यहाँ से दूरवा, कहकर श्रृंगार दूरवा का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया।
आरम दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि कैसे उसने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। आज श्रृंगार के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था आरम को अकेला देखकर, और इस सुकून को दिलाने में दूरवा ने उसकी पूरी मदद की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह श्रृंगार के दुख को महसूस कर सकती थी। आखिर उसने भी तो वही सब कुछ भोगा था जो श्रृंगार ने भोगा था। आरम चुपचाप अपने घर चला गया, पूरी तरह से खाली होकर, संपत्ति से भी और परिवार से भी। अगले दिन घर खाली करके दूरवा भी वापस अपने शहर श्रृंगार के साथ चली गई, क्योंकि आरम को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी।